दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। बहुत दिनों से आप लोग एक टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं सोचा इसको जब पढ़ा ही रहा हूँ तो इसको असाइनमेंट लिखने का तरीका बताते हुए पढ़ा दूँ, तो एक पन दुई काज हो जाए। वो टॉपिक कुछ और नहीं, BSOC 184 184 बेसिकली ये फिल्म बनाने की टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है वो एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल है, यानी एक तरह से ये इस टेक्निक की बात करता है जो सोशल साइंस में को मोर विजुलाइज करता है। यानी सोशल साइंस केवल किताबों से बाहर, चाहे मानव के उद्विकास हो या कहीं कोई प्रजाति हो, उन सारे चीज़ों को फिल्मांकन के द्वारा, फिल्म के माध्यम से बताने वाला ये कोर्स है। उसके बारे में स्टडी करने वाला कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। दुनिया के सारे फिल्म इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि इसको पढ़ाने का। तो इसमें पहला है, मार्गरेट मीड के दृश्य विज्ञान में योगदान पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन मार्गरेट मीड्स कंट्रीब्यूशन टू विजुअल एंथ्रोपोलॉजी। क्या कंट्रीब्यूशन है? तो अब मूलतः मैं बात करूंगा कि मार्गरेट मीड, इसी बहाने आप बहुत आसानी से विजुअल एंथ्रोपोलॉजी को समझ जाएंगे। तो 1920 से 1930 यही वो दशक है जहां से इस क्षेत्र के लिए फिल्म निर्माण की शुरुआत होती है कि कई मोनोग्राफ तैयार किए गए। ये क्षेत्र कार्य पर आधारित थे और दो तरह के थे। एक शिक्षाविदों के लिए गहन निबंधन तैयार किए गए और दूसरा आम जनता के लिए नृवंश विज्ञान संबंधी किताब लिखी गई। दो काम हुए। एक स्कॉलर्स के लिए मोनोग्राफ लिखा गया। अब एक सवाल उठता है, मोनोग्राफ क्या है? तो मोनोग्राफ लेखन का एक तरीका है, मैं बाद में समझाऊंगा किसी क्लास में कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोनोग्राफ एंड एसे और कॉमन राइटिंग। अभी आप जान के चले कि मोनोग्राफ स्कॉलर्स के लिए तैयार किए गए, यानी रेफरेंस के संदर्भ में तैयार किए गए, और कॉमन्स के लिए नृवंश विज्ञान संबंधी किताब लिखी गई। लेकिन 25 से 26 1925 टू 96 समोया पर अपने शोध कार्य के आधार पर 1930 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन मनुआ में लिखे गए महत्वपूर्ण शैक्षिक निबंध के साथ मार्गरेट मीड ने बाल पालन, शिक्षा और सेक्स की भूमिकाओं पर अधिक लोकप्रिय नृवंश कथाएं लिखी। यानी मनुआ नोवेल, ये रिसर्च जर्नल्स है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, तो उस पे मार्गरेट मीड ने निबंध लिखा, मोनोग्राफ लिखा, और उसके अंदर जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टोरी थी पॉपुलर, उसको डिस्क्राइब किया। यानी कुल मिला के विषय वस्तु का निर्माण हो रहा है। यानी जब विषय कंटेंट तैयार होगा देन उसका फिल्मांकन या उसका कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मुझे मार्गरेट मीड के कार्यों को देखना है, तो इस कार्यों को दृश्य नृविज्ञान के संदर्भ में देखना है। तो इसको देखने के लिए पहले हम कंटेंट को देखते हैं कि कंटेंट पे कार्य होता है, और देन हम देखते हैं कि इनमें से कुछ किताबों में तस्वीर भी शामिल थी। सम बुक्स आर जो मोर उसमें पिक्टोरिकल था, किताबों के साथ उन चीज़ों को रखा गया। चूँकि रेफरेंस में जो तस्वीर क्या है, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ढेर सारे सूचनाओं का आप क्या करते हैं, कल्पना करते हैं
कि कहाँ कौन किस ट्राइब का जीवन कैसा है, किसका खान पान कैसा है, और इन चीज़ों का हम कल्पना करते हैं। लेकिन ये कल्पना से परे हो जाता है जब हम केवल साहित्य लेखन के माध्यम से किसी बात को समझते हैं, तो हमारे अंदर वो बिंब नहीं उभरता है जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर वहाँ पिक्टोरिकल रेफरेंस मिल जाता है, तस्वीर से रेफरेंस मिल जाता है, तो चित्रें, इसीलिए कहा गया, बोलती हैं, और उस बोलने के माध्यम से हम चीज़ों को ज़्यादा नज़दीक से समझते हैं। इसीलिए गहन से गहन सब्जेक्ट को अगर पिक्चराइज कर दिया जाता है तो उसके जीवन का प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। जो काम क्या करता है, डॉक्यूमेंट्री करता है। डॉक्यूमेंट्री में, जिसको हिंदी में वृत्तचित्र कहते हैं, कि क्या फ़र्क है कि किसी कॉमर्शियल सीरियल में, जैसे सास बहू की कहानी, कोई भी सीरियल आप देखते हैं तो क्या है, वो काल्पनिक कथाओं पे आधारित है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री क्या है, बिल्कुल राइटअप है। जैसे सोशल साइंस में एक वाक्य भी हमको अगर संदर्भ के नहीं लिखना है, नहीं बोलना है, वरना वो अफवाह हो जाएगा। उसकी ऑथेंटिसिटी, हम कुछ भी अगर क्लास में बोल रहे हैं, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज हो गई तो मेरा पूरा ये कार्य अधूरा रह गया। हाँ, हम निष्कर्ष निकालने के लिए एज एविडेंस, एज ए साक्ष्य, एज ए सोर्स, वी कैन यूज all the references for conclusion, but my conclusion is never beyond my observation or my references. They must justify or deny. Both are possible in the case of conclusion, but I have also some important argument against the references. So this is our role in any write-up. Except conclusion, we can't express anything through my own opinion. It is not possible. It is not permissible for social science, or it is not good for any social scientist. इसलिए कुछ भी हम संदर्भों के साथ बात करेंगे तो कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट, पिक्चराइजेशन का करने हम जा रहे हैं, किसी फिल्म का करने जा रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट्री का, कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बना, मोनोग्राफ, कॉमन्स राइटिंग। अब राइटिंग प्रेजेंट किस चीज़ के द्वारा किया जा गया, तो तस्वीरों के द्वारा किया गया। हालांकि समाज को समझने के लिए शोध उदाहरण के रूप में इन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया फॉर द रिसर्च पर्पस। किसको, ये पिक्चराइज करके जो राइटअप तैयार किया गया। बेटसन और मीड तथा गार्डनर एवं हेइडर जैसे अपवाद भी मौजूद थे। 20वीं सदी के मध्य में बेटसन और मीड ने 1942 में एक दशक तक बालनी संस्कृति पर लिखे जाने वाले और बाद में चित्रांकन की ओर रुख किया। किस पे, बालनी सिविलाइजेशन। इस पे पहले लिखा और बाद में इस पर चित्रांकन किया। उन्होंने 2 साल तक फील्ड वर्क करने के दौरान करीब 2,500 से अधिक तस्वीरें का निर्माण किया। 1942 में प्रकाशित बेटसन एंड मीड की पुस्तक बालिनीज कैरेक्टर ऑफ ऑटोग्राफिक एनालिसिस और 1966 में डगूम जनजाति पर प्रकाशित रॉबर्ट गार्डनर और कार्ल हीडर्स की पुस्तक गार्डन ऑफ वार, लाइफ एंड डेथ ऑफ द न्यू गिनी स्टोन एज, यानी न्यू गिनी का स्टोन एज पाषाण काल कैसा था, उस पर ये रिसर्च आया। तो नृविज्ञानी फोटोग्राफी को प्रकाशित करने के ये सब इनिशिएटिव थे इन चीज़ों को थ्रू बुक प्रकाशित करना, उस सारे रिसर्च को। आज भी आप देखते हैं कि पाषाण काल की जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के संदर्भ में भी या वर्ल्ड के, तो हम क्या देखते हैं कि पहले जो भी चीज़ अगर पिक्चर देख लेते तो हम समझ जाते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता उत्तर पाषाण काल से, यानी पूर्व पाषाण काल से अर्ली स्टोन एज से जब लेटर एज की ओर सफ़र करता है, तो क्या होता है कि उसमें फाइन ट्यून आने लगता है। उस हथियार का साइज छोटा होने लगता है, उस हथियार का में पैनापन ज़्यादा आने लगता है, वो ज़्यादा नुकीला होने लगता है, आद्य रूप में गोला होता है।
वो गोला भाले और तलवार तक होते होते नियोलिथिक एज में आके, नवपाषाण काल में आके बन जाता है। तो वो ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाता है, मानव के उद्विकास को दिखाता है। मीट के अनुसार चित्रों के लिखित शब्दों के अनुपूरक रूप से जोड़ा गया, प्रत्येक फ्रेम और फोटो को प्रासंगिक बनाया गया। मतलब उसमें डेवलपमेंट था, ये नहीं था कि ये फोटो अर्ली फेज को दिखा रहा है एकदम एक दूसरा लेटर को, अर्ली टू लेटर जर्नी को एक पूरा पिक्चराइज करने की बात शुरू हुई। अभी वो डायनेमिक नहीं था, स्टैटिक था, वो केवल एल्बम का निर्माण चल रहा था। अपने लिखित कार्य को प्रशिष्ट के रूप में तस्वीर का उपयोग किया। कई लोगों ने किताब के अंत में एनेक्सर के रूप में करते हैं, जैसे आज भी आप हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे किताबों में तस्वीर देखते हैं, एनेक्सर के रूप में उसको दे देते हैं, उसके साथ नहीं देते हैं। तस्वीरों का उपयोग अंतरालों को भरने और लिखित कार्य की आलोचनाओं में भी किया जाता है। जैसे जैसे तकनीकी और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, मीट ने घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अब फिल्मी कैमरे का यूज करने लगा। कि पहले वो स्टील कैमरे से फोटोग्राफी करता था, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, अब सब चीज़ों का फिल्मांकन होने लगा। आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो चीज़ें हैं वो फिल्मों के द्वारा ही चीज़ों को करते हैं। आज आप देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल, वो क्या है, फिल्मों के द्वारा एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और डेवलपमेंट, सोशल को डिस्क्राइब करते हैं। चाहे एनिमल किंगडम की बात हो, चाहे ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात हो, थ्रू पिक्चर्स और ट्रू पिक्चर्स। यही अंतर होता है एक कॉमर्शियल सिनेमा में कि वो ट्रू नहीं होता है, उससे सीन की कल्पना की जाती है। अगर कोई हिस्टोरिकल एविडेंस का फिल्म बनता है, जैसे अभी हाल में आपने देखा कि कई हिस्टोरिकल फिल्म बनी, जैसे मैं अभी नाम लूँ, अभी हाल फिलहाल में एक हिस्टोरिकल पृथ्वीराज चौहान आया था, आपने देखा, तो कल्पना की गई कि पृथ्वीराज चौहान ऐसा रहा होगा थ्रू हिस्ट्री के किताबों से। या अलाउद्दीन खिलजी पे बनी थी पीछे एक फिल्म, बड़ा विवाद में भी रही थी। तो लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्में जो होती हैं, जो अवशेष हैं या जो भी फाइंडिंग्स हैं, किसी भी ट्राइब्स के कल्चर्स हैं, जीवन है, उसका ट्रू फिल्मांकन होता है। तो चूँकि ये हमारे रिसर्च की चीज़ें हैं, हमारे पढ़ाई की चीज़ है, और इस चीज़ को बनाने का ट्रिक टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमर्शियल फिल्म से टोटली अलग होता है। क्योंकि जब तक हमारे पास रिसोर्सेज और फैक्ट पे कमांड नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ों का फिल्मांकन संभव नहीं है, या एक शोध का विषय है, गहन अध्ययन का विषय है उस चीज़ के लिए। लेकिन कॉमन फिल्में दूसरे प्रकार की शोध खोजती है, जिसमें मनोरंजन का पुट हो, जिस हिस्टोरिकल चीज़ों में। लेकिन कई फिल्में ऐसी भी बनी हैं जो बायोग्राफिकल नेचर की होती है, जो बिल्कुल ट्रू होती है, लाइक गांधी फिल्म ट्रू है, उसमें एक वाक्य भी बैगर एविडेंस के नहीं कहा गया है। तो वो भी इसी कैटेगरी की चीज़ें हैं। एटनबरो ने जो बनाया, रिचर्ड एटनबरो ने, इसी कैटेगरी के अंदर वो फिल्म आती है। ऐसे बहुत सारी बायोग्राफियाँ हैं। तो बेटसन और मीट पहले फिल्म निर्माता थे जिन्होंने नृवैज्ञानिक फिल्मों का उपयोग अपने लिखित कार्य को पूरा और एकीकृत करने के लिए, यूनिफाइड और फिनिश्ड करने के लिए अपने कार्यों को फिल्म बनाया। बेटसन और मीट द्वारा किया गया काम कि कई तरीक़ों से पथ प्रदर्शक और ये लीडर माने जाते हैं, इसीलिए आज इसको क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि वो शोधकर्ताओं द्वारा नृविज्ञान फिल्म के बढ़ते उपयोग का कभी भी नेतृत्व नहीं करते थे। नृवैज्ञानिकों ने अभी भी फिल्मों और तस्वीरों को एक महत्वपूर्ण शोध उपकरण नहीं मानते हैं, अभी भी ये कंट्राडक्टरी है। तो ये हुआ कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च के बाद मोनोग्राफ बना, उसके बाद विथ एविडेंस के साथ, उसके बाद उसमें तस्वीरें जस्टिफाई करने के लिए जुड़ी, या तस्वीरें उस गैप को भरने के लिए जुड़ी, और या कई लोगों ने अपेंडिक्स में किताब के अंत में परसिस्ट के रूप में फैक्ट को डाला, और बाद में धीरे धीरे मीट ने उसको कैमरे में कैद करना शुरू किया और अपने राइटअप को उससे वो जस्टिफाई किया। ओके, अब सहभागी वृत्तचित्र की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। नृविज्ञान और समाजशास्त्र के लोगों के जीवन की समीक्षा करने के लिए पार्टिसिपेटरी अवलोकन करने के प्रयोग का समर्थन किया। पार्टिसिपेशन क्या है कि सबके सहभाग से किसी चीज़ का बन जाना
पार्टिसिपेशन है, रियल पार्टिसिपेशन। जो कॉमर्शियल फिल्म होती हैं या कॉमर्शियल सीरियल होती है उसमें पार्टिसिपेशंस कैरेक्टर्स का होता है, जो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली गढ़ा जाता है और उस कैरेक्टर का बड़ा लीनियर स्टोरी होता है, बड़ी एक रैखिक कथा होती है कि एक हीरो होगा, सम ट्रबुलर्स उसको ट्रबल क्रिएट करेगा, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा लेगा और फिर उसके जीवन में अफेयर का महत्व आएगा और वो अफेयर भी करेगा और नाच गानों के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके पार्टिसिपेशन में ऐसा नहीं है, निष्पक्ष होके उसमें अवलोकन किया जाता है। इसके सारे आंसर आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे लिखे हुए, या मेरे ऑफिस में फ़ोन करके भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हिचकिए नहीं, ये बिल्कुल सस्ता फ्री है और इसके अंग्रेजी वर्जन भी आप डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जस्ट रेफरेंस देता जा रहा हूँ, वित्त चित्र फिल्म निर्माताओं के लिए नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं? व्हाट आर द एथिकल चैलेंजेज ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स? तो सबसे बड़ा एथिकल चैलेंजेज है कि उसे किसी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डॉक्यूमेंट से बाहर जाके उसे कार्य नहीं करना है। बैगर एविडेंस के, बैगर जस्टिफाई एविडेंस के अगर वो चीज़ों को पुट करता है तो कहीं ना कहीं फैक्ट को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल क्राइसिस में चली जाएगी और वो चीज़ें फिर लिटरेचर के हिस्से में चली जाएगी, साहित्य के हिस्से में कभी भी एविडेंस नहीं बनेगी, उस सब्जेक्ट मैटर के लिए रेफरेंस नहीं बनेगा। इसलिए तमाम कॉरपोरेट फिल्में बनती हैं या तमाम डॉक्यूमेंट्री बनती है और रियलिस्टिक होती हैं, रियल एगिंग के लिए होती है, ट्रेनिंग पर्पस से होती है, इसी और इसमें बच्चों के स्टडी से जब जुड़ती है तो रिसर्च पर्पस से होती है। ये संभव नहीं है कि दुनिया के हम हर ट्राइब को देखें। अब हिंदुस्तान में जोरबा ट्राइब पाया जाता है, अंडमान निकोबार में अद्भुत ट्राइब है, तो जोरबा के बारे में कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन आके ही वहाँ देखें, वो फिल्म के द्वारा, उनके रहन सहन हैबिट के द्वारा, उनके किताबों, उन पे लिखे किताबों के द्वारा अच्छी तरह जोरबा संस्कृति को वो समझ सकते हैं, अच्छी तरह वो संथाल संस्कृति को समझ सकते हैं, मुंडा संस्कृति को समझ सकते हैं, जौनसारी संस्कृति को समझ सकते हैं। कहीं भी ट्राइब के आप भी हर ट्राइब कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो थ्रू बुक्स और फिल्म उसको समझा जा सकता है, उसके रिचुअल्स क्या है, रीति रिवाज क्या है, विवाह की प्रथा क्या है। पुरुष टकटकी, मेल गेज शब्द से आप क्या समझते हैं? मेल गेज शब्द बड़ा खतरनाक इन दिनों ये मीडिया में इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस का प्रतीक है। टकटकी वही हिंदी शब्द है, एक चीज़ को भर भर के नज़रों से देखना टकटकी कहलाता है। तो मेल गेज, गेज माने किसी चीज़ का आकलन करना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेल गेज, गिव सूटेबल एग्जाम्पल। लारा मुल्वे ने पुरुष टकटकी या मेल गेज सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनका मानना है कि मीडिया में महिलाओं का विषम लैंगिक हेट्रोसेक्सुअल पुरुष की दृष्टि से देखा जाता है, यानी मीडिया में जितनी महिलाएं हैं उनको हेट्रोल सेक्सुअल नज़रों से देखा जाता है। ये बहुत बड़ा केस स्टडी है। आज आप देखते हैं कि प्राइम टाइम के अंदर महिलाएं एंकर क्यों इतना बढ़ गई है सारे टेलीविज़न में, तो उसका मेन कारण है पुरुष टकटकी का रिसर्च का फ़ायदा उठाकर आज मीडिया इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट कर रही है कहीं ना कहीं, तो उससे देखा जाता है और महिलाओं को पुरुषों के भोग विलास की निष्क्रिय वस्तु माना जाता है। दिस इज़ अ फ्यूडल सोच कि महिलाओं को पुरुष केवल एक इनएक्टिव भोग की वस्तु मानता है, और उन्होंने सिनेमा की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि पुरुष दबंग दर्शक होता है और वह लुक का वाहक, बेरर ऑफ लुक होता है, यानी जो लुक देखता है उसको उसका वाहक होता है, और महिलाएं उसके दायरे में संलग्न होती है, जबकि महिलाएं स्वयं की वस्तुनिष्ठ और निष्क्रियता छवियों के साथ उपस्थिति उसमें दर्ज कराती है। तो एक तरह से ये बाजारवाद है और कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस है। सोसाइटी के इस जेंडर बायसनेस का मार्केटिंग मीडिया में एक नए ढंग से किया जा रहा है। खासकर इन दिनों हम हिंदुस्तान के हिंदी मीडिया में ये चीज़ बड़ा बखूबी देखते हैं कि इसका उठाया जाता है। इस सिद्धांत को तीन तरह से देखा जाता है। पुरुष महिला को किस नज़र से देखता है, महिला स्वयं को किस नज़र से देखती है, महिलाएं अन्य महिलाओं को किस नज़र से देखती है।
यानी एक महिला दूसरे महिला को किस नज़र से देख रही है, महिला स्वयं अपने को किस नज़र से देख रही है, पुरुष महिला को किस नज़र से देख रहा है। इसी 3 सिद्धांत पे ये थ्योरी बेस्ड है। अब सांस्कृतिक उद्योग क्या है, व्हाट इज कल्चरल इंडस्ट्री। तो सांस्कृतिक उद्योग का आज बोलबाला है, इसका लालन पालन टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, जितने भी मीन्स हैं, सिनेमा, वो सारे सांस्कृतिक उद्योग के द्वारा संचालित होते हैं। एडर्नो कहते हैं कि यह स्वायत्त स्वतंत्र व्यक्तियों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, उन व्यक्तियों के विकास को बाधित करता है जो अपने सचेत रूप से न्याय और निर्णय करना चाहता है। चूँकि कल्चरल इंडस्ट्री आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देता है विजुलाइज फॉर्म में, जो इन्फॉर्मेशन से आपके ब्रेन को हाईजैक करता है। जैसे ही आपका गलत चीज़ों से हाईजैक होगा और वो जस्टिफाई करके दे देता है, तो 90% वर्ल्ड में आज इसके खिलाफ बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है कि ब्रेन हाईजैक होने के बाद वो आपको जो चीज़ बताता है आप उसे एक्सेप्ट करते हो, बड़ा नॉर्मली एक्सेप्टर आप बन जाते हो, और जिससे जो गेम प्लान सत्ता का है वो पूरा करता है। आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन देकर आप उसके लिए मरने मिटने लगते हो, बैगर फैक्ट को वेरीफाई किए हुए, बैगर फैक्ट को देखे हुए। अगर जब फैक्ट आप देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन आप चंद मिनटों में किसी चीज़ का वाहक बन जाते हो और रक्षक बन के खड़ा होने लगते हो। जैसे इन दिनों 2 मिनट में किसी धर्म विशेष का कोई चीज़ व्हाट्सएप पे आने लगता है तो लोगों को लगता है मेरा धर्म ही खतरे में है, और उसको दनादन आगे भेजने लगते हैं और गुस्सा जाते हैं। जबकि उस यूथ का काम है अपने लिए स्किल डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना, अपनी जिम्मेवारियों को समझना और उसे एक योग्य लड़का या लड़की बनना, अपने माँ पिता के साथ योग्य समाज का निर्माण करना। योग्य राष्ट्र तभी बनेगा। तो अपने स्किल को भूल जाते हैं, अपने ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं और एक नकली सूडो दुनिया में वो दौड़ने लगते हैं। ये किसका देन है? सांस्कृतिक उद्योग का। और इस उद्योग से अगर आज दुनिया में कुछ खास भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित हैं तो उसमें हमारा भारत सबसे एक है, चूँकि वो व्यापार इसी से चलने लगता है और वो व्यापार टीआरपी रेट से चलता है कि कितने लोग उसको देख रहा है, उससे उसकी रेटिंग होती है, उससे ऐड मिलता है और एक पूरा कॉकस बनता है। शिकार एक निर्दोष व्यक्ति बनता है, फ्री में वो न्यूज नहीं जहर देता है। सिनेमा विरेते क्या है? ये सिनेमा विरेते ऐसे सिनेमा को कहा जाता है जो यथार्थवादी चीज़ों को दिखाता है। ये यथार्थवादी विशेषता वाली फिल्म बनाने की शैली है जिसमें कृत्रिमता नहीं होती है, पूरी कलात्मक ढंग से जो बनाया जाता है वो सिनेमा विरेते कहलाता है। इसकी पूरा चीज़ें बड़ा सिंपल होती है, इक्विपमेंट सिंपल होते हैं, चीज़ें सिंपल होती हैं, बहुत लो बजट फिल्में बनती हैं और फैक्ट फाइल होती है, सत्य पर आधारित होती है। मोटा और पतला विवरण, थिक एंड थिन डिस्क्रिप्शन। हेस्ट्रोप क्रिस्टन ने क्लिफोर्ड गिर द्वारा प्रसिद्ध मोटे और पतले विवरण की अवधारणा का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि कैसे तस्वीरें और फिल्मों में बातों और तथ्यों को किस प्रकार देखा जाता है। मूलतः एक पतला विवरण और एक मोटे विवरण दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। यानी कहीं बहुत डेंस इमोशनल किसी चीज़ को बना देना और उसको पुट कर देना बहुत फूहरपन के द्वारा, कहीं बहुत गंभीर मसले पर कोई फूहरपन ला देना, यही पतला और मोटा विवरण है। नाम से ही क्लियर हो जाता है। मौखिक इतिहास क्या है, ओरल इतिहास क्या है, जो पर्सन टू पर्सन कैरी करता है, उसमें क्या होता है, रिस्क है। ओरल हिस्ट्री हिस्टोग्राफी का एक मेथड है इतिहास लेखन का, फैक्ट्स उसमें आता है। बहुत सारे सबल्टर्न स्टडीज़ वाले ने चौड़ा चौड़ी में गोरखपुर के पास केस स्टडी किया, तो कई लोगों ने कहा कि वो उनके नज़रों में गांधी कोई भगवान था, गांधी कोई व्यक्ति नहीं था। तो एक दूसरे को जब इतिहास बताता है तो कुछ फैक्ट को चबा जाता है, कुछ फैक्ट को अपने ढंग से उसमें जोड़ देता है अपने वाहवाही के लिए। तो लेकिन बरसों दरसों दर आपके हर किसी के गांव में, ज़िले में, परिवार में, घर में ऐसे हिस्ट्री टेलिंग की कहानी होगी जो आपके परिवार को वीर गाथा आपके कहता होगा कि सांस्कृतिक रूप से हम लोगों के परिवार से अच्छा कुछ नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो इस ढंग के ट्रेडिशन को ओरल हिस्टोग्राफी कहते हैं, जिसमें प्राइमरी सोर्स को ना के बराबर यूज किया जाता है और इतिहास को कैरी फॉरवर्ड पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कराया जाता है। और इसका बेस्ट कैरियर होता है दादी नानी, परदादी, पर नानी।
गतिशील मूवमेंट, डायनामिक शॉट, ये फिल्म बनाने का एक तरीका है। रिकॉर्डिंग गतिशील कैमरा द्वारा किया जाता है। ये शॉट के दौरान कैमरा घुमाते हैं और कोई भी मोमेंट चल रहा है, मोमेंट में यानी सब्जेक्ट में गतिशीलता है तो उस गतिशीलता को एज इट इज़ करते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले हम स्टूडियो में एडिटिंग से गतिशीलता को फ्रेम टू फ्रेम जोड़ते थे, लेकिन आज कोई दौड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हम उसको आराम से कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को मैंने बता दिया। इसके अंदर 2 प्रश्न और हैं। कैमरा मूवमेंट से क्या समझते हैं? तो शॉट रिकॉर्ड करते समय कैमरा की जो गति होती है वो कैमरा मूवमेंट कराया जाता है। फिल्म निर्माण में कैमरा मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य कैमरा मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चूँकि ये कोर्स पूरा आपको फिल्म निर्माण सिखाता है, स्किल डेवलपमेंट का मामला है, नया सिलेबस है, बहुत वंडरफुल कोर्स है, तो इसको फिलहाल असाइनमेंट कीजिए। आगे विस्तार से फिर से चैप्टर बाय चैप्टर या गेस्ट क्वेश्चन के रूप में इस कोर्स को मैं पढ़ाऊँगा। चिंता मत कीजिए। इसके इस कोर्स के बारे में बहुत लोगों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की थी, चूँकि उन्हें लगा जरूर इस कोर्स को लेना चाहिए। जिनकी थोड़ी भी रुचि जीवन के प्रति घूमने में है, टूरिज़्म में है, तो आप फैक्ट का सब कुछ बना सकते हैं। जय हिंद।